तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? तो क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम विद द हेल्प ऑफ 4 सेट्स ऑफ नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है उसका पता लगाना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने 4 सेट ऑफ नंबर डिराइव किया। वो 4 सेट ऑफ नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या तो इसे एंगुलर क्वांटम नंबर या तो इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, बेसिकली वो डायरेक्शन बताता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का। तो जो ये 4 क्वांटम नंबर है, इससे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का बहुत हद तक एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है वो है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होगा। अब एटम के अंदर शेल होता है। अब वो कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है उसका पता हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। अब सेल के अंदर भी सब सेल है, तो कौन से सब सेल में है उसका पता हम लोग को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। और उसके बाद सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका पता हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, तब उस कौन से बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉन है उसका पता हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। अब उसके बाद बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तब कौन से फ्लोर में इलेक्ट्रॉन है उसका पता हम लोगों को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। अब इस फ्लोर में भी बहुत सारे रूम होते हैं, तब कौन से रूम में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन उसका पता हम लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो इन सब का डेटा जब हम लोग एक साथ लेंगे तब जाके हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। इन तीनों का हेल्प लेना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अब बात करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं और ये हमें क्या चीज़ के बारे में बताता है? तो ये हमें शेल नंबर, साइज़ ऑफ एटम, एनर्जी ऑफ शेल के बारे में बताता है। तो सेल नंबर तो समझ में आता है, पर साइज़ ऑफ एटम और एनर्जी ऑफ शेल ये हमें कैसे बताता है? तो चलिए समझते हैं इसको। तो 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऐसे KL M। तब देखिए ये जो N है वो 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक हो सकता है। तब मान लीजिए कोई एटम है जिसमें 3 सेल हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो अब देखिए, अब ये जितना ज़्यादा होगा शेल उतना इसका साइज़ बढ़ेगा। जैसे सिर्फ 2 होता तो ये वाला लाइन नहीं होता, ये वाला शेल नहीं होता, तो इसका साइज सिर्फ इतना होता। लेकिन इसमें 3rd तक है तो इसका साइज यहाँ तक हो जाएगा, तो इसका साइज इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा। तो साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। अब एनर्जी का बात करते हैं, तो एनर्जी भी ठीक वैसे ही बढ़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के जितने पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही स्टेबल होगा, मतलब इसका एनर्जी लेस होगा, इसका एनर्जी कम होगा। और ये इससे दूर है इसलिए इसका एनर्जी इससे ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और वहीं इसके अगर बाहर एक और शेल होता, 4th सेल, तो इसका एनर्जी
इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और इसका कम होता है इसके कंपैरिजन में, फोर्थ वाले के कंपैरिजन में। तो इस तरह से हम लोग एन से शेल नंबर तो पता चलता ही है, उसके साथ साथ साइज़ का भी पता चलता है और एनर्जी ऑफ द सेल का भी पता चलता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी सेल पे हो सकते हैं वो 2n² हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर मान लीजिए कोई एटम है जिसमें दो शेल है, एक के शेल और एल शेल, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2n²। इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी शेल में। तो अब सेकेंड क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो ऑर्बिटल, इट इज द स्पेस इनसाइड द एटम वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो किसी भी एटम में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का मिलने का, वो होता है ऑर्बिटल में। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्बिटल के बारे में और बहुत कुछ। तो सबसे पहले, वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिटल जो है, ये एक ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं हम लोग इससे। इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अलग अलग स्पिन के होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, वो हम लोग बाद में समझेंगे क्यों होते हैं वैसा। और ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देख लिया, ऐसा होता है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल कितना होता है? तो वो होता है 2n² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, कट जाएगा और बचेगा सिर्फ n²। तो वो क्या है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक एटम है जिसमें दो शेल हैं, तो ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2। तो इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2n² यानी 8 होंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा 4। इसका मतलब इस शेल में, ये जो शेल है n=2, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो 4 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n=2 जो 2 है उसमें 4 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, और सब में दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ऐसे। तो ये है n=2 में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इतने ऑर्बिटल हैं। तो ऑर्बिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2n² जो है, ये nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तब वही चीज यहाँ पे है, n=2 पे 8 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, n=3 पे 18 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल =9। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस इसे डिवाइड बाई 2 कर दिया है, देख रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है, एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी क्या है सबसेल का, और शेप ऑफ सबसेल, मतलब शेप क्या है उस सबसेल का। तब देखते हैं कि एल का जो वैल्यू है वो कितना होता है। तो एल का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एल फॉर गिवन एन, मतलब किसी भी एन के लिए उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 0 से लेकर n-1 के बीच में, या उससे छोटा, n-1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझते हैं कि क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए, मान लीजिए ये एक एटम है जिसका वैल्यू है n=2। तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगा? इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेकर n-1 यानी 2-1, तो ये हो जाएगा 1 के। तो इसका L का जो वैल्यू है वो ऐसे रहेगा, L का जो वैल्यू है वो 1 से 0 तक हो सकता है। तो ये कैसे होता है? तो
वहीं अगर n इज इक्वल्स टू 3 के लिए बोलता तो क्या हो जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेकर 2 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 है, 1 है और 2 है, ये तीनों हैं जो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि 0 का क्या मतलब हुआ, 1 का क्या मतलब हुआ और 2 का क्या मतलब हुआ। तो आगे देखते हैं कि क्या इसका मतलब होता है। तो ये उसका मतलब होता है कि अगर L इज इक्वल्स टू 0 आया तो उसका सबसेल होगा S। S सबसेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है ऐसा। और वहीं अगर L इज इक्वल्स टू 1 का देखें तो उसके लिए हम लोग जो सबसेल होता है वो P होता है और उसका शेप होता है डम्बल शेप का, ये ऐसे डम्बल के जैसे। और वहीं बात करें L इज इक्वल्स टू 2 तो L इज इक्वल्स टू 2 पे जो सबसेल होता है वो D होता है और इसका जो शेप होता है वो डबल डम्बल का होता है ऐसे। और ये 3 जो होता है L इज इक्वल्स टू 3 वो F सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और ये इसका बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जो कि हम लोग को 11th 12th में नहीं पढ़ना होता है, वो हायर स्टडीज में F और G तक काम आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो अब देखते हैं कि वैल्यू जो है n का, अब ये जो वैल्यू है n का वो हम लोग को क्या बताता है। अब जैसे n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 1 है तो वहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कितना आएगा, l कितना आएगा। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ एक ही सबशेल होगा, वो होगा 0 का, तो इसलिए उसमें सिर्फ एक ही वो बनेगा, सबशेल बनेगा 1s का। अब इसके बाद n इज इक्वल्स टू 2 में हम लोग n इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखे थे कि यहाँ जो उसका सबसेल बनेगा वो बनेगा 0 और 1, ये हम लोग देखे थे। तो ये देखिए 0 और 1, तो ये जो 0 आया उसको हम लोग अभी देखे ऊपर कि 0 से क्या रिप्रेजेंट करता है s, तो ये क्या होगा 2s। और यहाँ फिर क्या हुआ 1 आ रहा है तो 1 को हम लोग फिर ऊपर देखे थे 1 इज इक्वल्स टू p सबसेल में आता है। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये 2 चल रहा है तो ये 2p हो जाएगा, यहाँ 1 था इसलिए हम लोग उसके जगह पे p लिखे हैं। अब वैसे ही 3 के लिए ये देखिए 3 के लिए हम लोग अभी निकाले थे 0 1 2, ये l का वैल्यू। अब ये जो l है 0 से क्या डिनोट करते हैं, 0 से s को डिनोट करते हैं, 1 को क्या से डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, 2 को क्या करते हैं, d से करते हैं। अब ये n इज इक्वल्स टू 3 के लिए क्योंकि चल रहा है तो ये 3s 3p और 3d, देखिए 3s 3p 3d। अब इसमें जो नोट करने वाला बात है वो ये है कि नंबर ऑफ सबसेल इन गिवन nth सेल इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ, ये n इज इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, तो 3 का आप देखिएगा कि 3 सबसेल है 3s 3p 3d। और वहीं n इज इक्वल्स टू 2 देखिएगा तो उसमें 2 सबसेल है 2s 2p। इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल्स टू जितना रहेगा नंबर ऑफ सबसेल उतना ही रहेगा। मतलब n इज इक्वल्स टू अगर 5 है तो नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा 5 होगा। देखिए यहाँ 1 था, n इज इक्वल्स टू 1 तो वहाँ पे सबसेल का वैल्यू कितना आया, एक ही आया। तो वैसे ही अगर n इज इक्वल्स टू 5 होगा तो वहाँ 5 वैल्यूज आएंगे सबसेल के। तो इतना ही था एजीमुथल क्वांटम नंबर में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग को सबसेल का पता चले कि वो एस में है कि पी में है कि डी में है। तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द सबसेल इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा जो सबसेल है वो पॉसिबल नहीं है। तो 3D 4F 6G 3F 5H 5G इन सब में से कौन सा पॉसिबल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं कि 3D क्या पॉसिबल है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग देखे थे 0 1 2 3 4, तो यहाँ 0 के लिए क्या था, एस सबशेल था, 1 के लिए
P सबसेल था, 2 के लिए D सबसेल था, फिर इसके लिए F था, इसके लिए G था। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है 3D, 3D। तो जी हाँ, ये L का वैल्यू है, तो जो L का वैल्यू है उससे कम तो करेगा ही, तो 3D पॉसिबल है। तो कैसे पता चला मेरे को कि 3D एग्जिस्ट करेगा? तो यहाँ जो 3D है उसमें 3 क्या है, ये तो n है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर है ये। तो हम लोग अभी देखे थे कि जो L होता है वो n-1 तक लाई करता है। तो यहाँ कितना हुआ 3n है, तो यहाँ कितना हुआ 2 हुआ। तो मतलब जो भी वैल्यू रहेगा वो 2 तक वो करेगा, लास्ट एग्जिस्ट करेगा L का। तो यहाँ 2 क्या है, 2 पे क्या है D है, तो मतलब 3D एग्जिस्ट करेगा। अगर 3F होता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गए। अब देखते हैं 4F। तो 4F के लिए भी सेम वही 4F, यहाँ n क्या है 4 है, और n-1 कितना होगा L, वो हो जाएगा आपका 3। तो 3F तक करेगा, तो बिल्कुल 3F, सॉरी 4F एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं 6G। तो देखिए ये फिर से देखते हैं हम लोग 4G 5H। तो यहाँ पे कितना दिया है 6G। तो n इजिकल्स टू कितना है, n इजिकल्स टू 6 है। L कितना है, L मैक्सिमम 5 तक जा सकता है। तो 5 में तो H ही आ रहा है, उससे ऊपर है G, तो इसका मतलब 6G एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, 6 0 1 2 3 4 5 तक एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ 6G जो है वो तो यहाँ 6X 6S आएगा, 6P आएगा, 6D आएगा, 6F आएगा, 6G आएगा, 6H आएगा। तो यहाँ 6G है, हो सकता है। और क्या है 3F। 3F अभी हम लोग देखे थे कि 3F एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब 5H, तो 5 यहाँ 5H का बात हो रहा है। तो 5 क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक पहले तक एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब 5G तक एग्जिस्ट कर सकता है, 5H एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये तो गलत हो गया, तो 5H एग्जिस्ट नहीं करेगा, 5G एग्जिस्ट करेगा। अभी हम लोग देखें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उससे एक माइनस, मतलब 4G तक 5G तक एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि जो L का जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू n-1, मतलब मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है। तो मतलब ये जो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो वो सिर्फ 4 जो L रहेगा वहां तक जा सकता है। तो यहाँ 4th L कौन सा है G, तो G सबसेल तक जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 3F और 5H।